मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स चल रही थी। उसमें हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस को, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो कि टू टाइप्स की थी। एक तो वे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी जिसमें केवल एक ही टाइप के रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल थे, यानी इस प्रकार से थी 2A, और इससे बना था प्रोडक्ट। और एक वे रिएक्शन थी सेकंड ऑर्डर वाली जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, जो कि आपस में मिलकर क्या बनाए थे, प्रोडक्ट है वो बनाए थे। टू टाइप्स की इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर में। दोनों ही टाइप की इक्वेशन के लिए हमने इंटीग्रेटेड और डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है वो लिखी थी इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इसमें जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हम करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स और इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे। और इसके साथ में हम जो हाफ लाइफ होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अर्ध आयु, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक ये इक्वेशन आई थी अपनी सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये उनके लिए आई थी जिसके अंदर क्या था कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जैसे थे और वे आपस में मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो उनके लिए ये जो इक्वेशन थी वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के रूप में आई थी। अब क्या करना है, देखो इसका, इस इक्वेशन में से अपने को बनानी है हाफ लाइफ। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ या अर्ध आयु बनाएंगे वो किस प्रकार से बनेगी वो देखें। उसमें लिखा जाएगा अपने को क्या करना है कि इसमें अक्ष इज इक्वल टू क्या लिखना होता है, यानी कि प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन मिलेगी। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जब उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी हाफ कंसंट्रेशन या आधी मात्रा है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है तो प्रोडक्ट की क्या होगी जब हाफ लाइफ होगी उस टाइम A/2, क्योंकि रिएक्टेंट की फुल कंसंट्रेशन का हाफ क्या होती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होती है कब, जब रिएक्शन में टाइम कितना हो जाए, हाफ हो जाए, हाफ लाइफ हो जाए उसकी। और टी की जगह अपने क्या लिखना है, टी हाफ लाइफ लिखना है इस वाली इंटीग्रेटेड इक्वेशन। ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो K2 इज इक्वल टू 1/t हाफ डॉट अक्ष की जगह लिखना आपको A/2 और नीचे a माइनस में A/2। इस अक्ष और इस अक्ष की जगह आपने रख दिया A/2। सोल्व करेंगे, t हाफ लाइफ को यहाँ ले जाएंगे तो K2 यहाँ लिखा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू 1/K2। और इसको सोल्व करके देखो तो ऊपर तो क्या है A/2 है और नीचे क्या आएगा, देखो इसको सोल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं a माइनस A/2 को, तो इससे क्या आएगा 2 ऐसे ले लिया इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस में a, तो 2a में से एक a गया तो एक a बचेगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अपना क्या आ गया a इंटू A/2। अब ऊपर भी A/2 है नीचे भी A/2 है, कैंसिल हो तो यहाँ पे क्या बचेगा a बच गया। देखें आगे नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, ये सोल्व होने के बाद में तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा लास्ट में वो क्या रहेगा, t हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/K2a। इसी के साथ में लिखते हैं क्योंकि a भी क्या है यहाँ पे नीचे और a है क्या, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे K2 तो क्या है कांस्टेंट के रूप में, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, क्योंकि इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे तभी तो यहाँ पे क्या लगेगा, रिएक्टेंट लगेगा, ये कांस्टेंट K2 लगेगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसको यहाँ पे K2 की फॉर्म में लिखा गया। ये वाला फॉर्मूला बन गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का। तो इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले नहीं करती। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन ये इससे क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो मानी जाएगी। तो इसमें ये वाला याद रखें आप, तो क्या रहेगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मानी जाएगी। तो ये रहेगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, जो कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के क्या आई है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लिखी जाएगी। देखिए इसको हाफ लाइफ को यहाँ पे क्वेश्चन में लिख किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ उसकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होती है।
उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन ये रहेगा कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जो कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जैसे हैं और 50 सेकेंड में वो 20% कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की विशेषता ये है कि ये इस प्रकार की, यानी ये बोला कि A इज इक्वल टू बी, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, इसको तो हम ये मान लें कि ये रिएक्शन है वो 2A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बना है, ये इस टाइप रिएक्शन है। ये बोला कि इस रिएक्शन ये रिएक्शन 500 मिनट में 20% कंप्लीट हो जाती है। एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक जैसे, वो 50 मिनट में उस रिएक्शन वह रिएक्शन 20% या 20% कंप्लीट हो जाती है। सॉरी यहाँ पे 500 सेकेंड्स होते हैं। अब ये पूछिए रहा है इस क्वेश्चन में कि इसी रिएक्शन के 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, करना क्या है, हम इसमें ये करेंगे कि पहले हम इन दोनों का यूज करके रेट कांस्टेंट K2 निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, फिर जो वापस उसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में वही उसी K2 को रख के और एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख के वहाँ पे हम जो टाइम आता है टी वो निकालेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो 60% कंप्लीट होगी तो उस टाइम जो अपना टाइम है, कितना टाइम लगेगा इसको 60% कंप्लीट होने में, वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखें क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि अपने को दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है 500 सेकेंड का और अक्ष ए की वैल्यू अपन कितनी मान के चलेंगे, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मान के चलेंगे और अक्ष कितना, ये बोला 5 मतलब 100 में से 20% कंप्लीट हुए। 20% कंप्लीट होने का मतलब क्या रहेगा कि इसमें 100 में से 20 है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो जब 100 में से 20 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हुए तो प्रोडक्ट में कितने बनेंगे, 20 ही बनेंगे। तो अक्ष इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 20। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला, जिसमें हम लगाएंगे K2 इज इक्वल टू 1/t इंटू में अक्ष अपॉन में ए माइनस में अक्ष, ये लगाएंगे। देखें इस वाले में क्वेश्चन में आंसर रखेंगे वैल्यू। टाइम कितना है, 500 सेकेंड का है। यहाँ पे अक्ष की वैल्यू क्या है, 20 है और नीचे 100 और 100 माइनस में 20 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 500 इंटू में 20 अपॉन में यहाँ से कितना बचा, 80 बच गया। तो 100 इंटू में 80, तो काट दो इसको, जो कट रहा है इसको कट रहा है, ये आ गया। तो नीचे K2 की इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 2 3 4, ये आ गया इस पेपर से। इसको आगे सोल्व तो क्या लिखा जाएगा, ये चारों 1 2 3 4 ये चारों जीरो है ऊपर 10 की पावर -4 में चली जाएंगी और 1/2 को सोल्व करें तो कितना आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -4 और सेकेंड यहाँ पे था इनकी कोई कंसंट्रेशन यूनिट तो कैंसिल होगी तो ये आएगा सेकेंड के अंदर। इसमें रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स था एक्स और ए माइनस में एक्स। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कितनी थी, मोल पर लीटर, इसके भी मोल पर लीटर, इस वाले के मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से इस वाले कैंसिल हो गई तो ये वाली तो बची हुई ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नीचे मोल पर लीटर है तो ऊपर जाके वो क्या बनाएगा, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये वाली रहेगी मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। अब ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन की तो अपना क्या आ गया, रेट कांस्टेंट K2 की वैल्यू आ गई। अपने को क्या निकालना है कि जब ये रिएक्शन 60% कंप्लीट हुई तो 60% कंप्लीट होने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो इस बार क्या निकालना है, K2 अपने पास दिया हुआ है, गिवन है 0.5 इंटू 10 की पावर -4 और मोल इनवर्स और लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आ गया। इस बार टाइम अपने को निकालना है जब ये रिएक्शन 60% हुई थी उस टाइम का, तो ए वही रखना है अपने को 100 और एक्स रखना है अपने को 60।
यानी 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 60 आ जाएगी इसमें। देखिए इसको सोल्व करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, वापस इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। इस बार करना क्या, टी यहाँ ले जाएंगे क्योंकि अपने टाइम निकालना है, K2 इसकी जगह आ जाएगा क्योंकि K2 अपने को पहले से पता है। इस यहाँ का जो K2 है वही रिएक्शन है, उसी रिएक्शन का 60% होने में कितना टाइम लगे, तो इस रिएक्शन का K2 और यहाँ जो हुई है दोनों का K2 क्या है, सेम है, दोनों रिएक्शन ही सेम है, सिर्फ इसमें टाइम पूछ रखा है कि इतनी हुई तो इतना टाइम लगा, तो 60% होगी तो कितना टाइम लगेगा। तो करना क्या, इसी फॉर्मूले में टी को यहाँ ले जाना, टाइम को, K2 रेट कॉन्स्टेंट को यहाँ ले आना। तो टाइम यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 1 में K2 की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू में अक्ष कितना है, अक्ष की जगह इस बार 60 रखना है, 60 में 100 और 100 माइनस में 60, ए माइनस अक्ष ये आ गया। अब नेक्स्ट इसमें टी इज इक्वल टू क्या करना है, तो हम देखो क्या करेंगे, 100 में से 60 के कितने बचे 40, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁴ अपॉन में 0.5, अगर 0.5 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन 10⁵ कर देंगे, इंटू में 60 में 100 इंटू में 40, ये हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से करेंगे तो 3 और 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से इससे मल्टीप्लाई में 10 को इससे करें तो कितना आएगा 1, ये आ गया, और यहाँ 10⁵ इस प्रकार से लिखेंगे, इंटू में 3, 10 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये 100 ही बचाएगा, हाँ इससे करें तो ये 300 सेकेंड, 300 उल्टा लिख देगा, 300 वाला आएगा, 5 है 1 2 3, सो 3000 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3000 सेकेंड, 1 2 3 4 5 से एक कैंसिल हो गया 10, ठीक है, ठीक है। ये वाला आगे इसमें आएगा कि इसमें 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम बोलेंगे 20% होने में 500 सेकेंड लगी थी, तो इसमें 60% कंप्लीट होने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे 3000 सेकेंड का टाइम है वो लग जाएगा। आगे समझ 10⁻⁶ आएगा, 3 4 5 6, ठीक है, 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 सेकेंड, ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी किया था एक, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे लिखें एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल रखेगा इसका कि वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाना है, लेकिन बेसिक मीडियम में करवाना है, या फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, क्षारीय जल अपतन हो जाएगा, वो किसका, एस्टर का करवाना है, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे इसमें कि एस्टर का बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का अक्षारीय जल अपतन। अब अक्षारीय जल अपतन बोल दिया, बेसिक जल अपतन वो किसकी प्रेजेंस में होगा, बेस या अक्षार की प्रेजेंस में। सबसे पहले तो हम लिखना है एस्टर, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये हो गया इसमें एस्टर। इसका क्या करना है आपको, अक्षारीय माध्यम में जल अपतन करवाना, तो बेस लिया तो अपने को बेस ये लेंगे, ये हो जाएगा इसमें एसिटो एसिटिक एस्टर। बेस की प्रेजेंस में इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखें क्या बनेगा इसमें CH3 C डबल O नेगेटिव प्लस में C2H5OH, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव आया, इसके ऐसे ब्रेक होने से तो पॉजिटिव के साथ में ये नेगेटिव अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये अल्कोहल, यहाँ पे बनेगा ये एसिटिक आयन। ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन का जो यहाँ पे रेट लिखा जाता है वो रेट इस प्रकार से लिखा जाएगा, K2 या फिर K2 नहीं लगाएं तो भी यहाँ पे आता है CH3 C डबल O C2H5 और साथ में OH, इस प्रकार से लिखा होता है। अब इसके रेट लो को देखें तो हम ये पता लगाते हैं कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर या कौन से ऑर्डर की, तो देखें इस रिएक्शन का जो रेट लो आया है इस प्रकार से रहता है, यानी इसके रेट जो है इस रिएक्शन का
वो दो रिएक्टेंट यानी एस्टर और ये बेस इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो एन ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर होता क्या है कि रेट लॉ में लिखे गए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर का जो सम होता है, योग होता है, वही उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाएगा। अब इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो पावर का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2 आएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का सबसे फेमस एग्जांपल ये वाला रहेगा, बेस हाइड्रोलाइसिस। ऐसे मत करना हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ना ये करना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, सिर्फ बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है वही सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। बाकी जो है नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर रहेगा या एसिडिक मीडियम में रहेगा, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होगा, क्योंकि ये आगे आएगा वहां बताएंगे। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगी ना, उसमें आ जाएगा यही एग्जांपल, फिर से आएगा सिर्फ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर आएगा, वहां बेसिक नाम नहीं लिखा होगा। वो फर्स्ट ऑर्डर क्यों है वो वहां पे बताएंगे। आप पहले ये एग्जांपल हो गया इसका। उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के जो अदर एग्जांपल्स हैं, उसमें देखें, इसको साफ कर दो, ये लिख लिया होगा। देखें इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स और हैं, एक दो और देख लें। एक तो था इसमें जो ओजोन का अपघटन था, जिससे अपने को O2 ऑक्सीजन गैस बनानी थी, गैसेस था ये, गैसीय रिएक्शन थी। इस प्रकार से 2O3 ओजोन थे, ओजोन के 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर के ऑक्सीजन गैस की 3 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन का जो रेट लिखा गया था वो इस प्रकार से लिखा गया था KO3, इस प्रकार से, यानी इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट ओजोन के दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। इसकी पावर 2 है तो n इक्वल टू 2, यानी ये रिएक्शन एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। आगे समझ में, ये था इसका सेकेंड एग्जांपल ओजोन वाला। एक वो देख लें इसमें, C2H4 प्लस में H2, यानी कि एथीन का, ये क्या है यहाँ पे एथीन है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण है, यहाँ पे हाइड्रेशन हाइड्रोजनीकरण है, हाइड्रोजनेशन है, इससे बनेगा एथेन C2H6। एथेन बन गया, यानी एल्किन से एल्किन बना है। कौन सी प्रोसेस से बना है, तो हम बोलेंगे इस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें H2 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा वो आ जाएगा KC2H4H2, इस प्रकार से लिखा है। मतलब इस रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम एन की लिखें तो 1 और 1, और रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की पावर का सम में क्या होती है, रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दो हो गए इसमें, एक और देख लें। एक इस प्रकार से 2HI, इससे क्या बन रहा है H2 प्लस में I2, टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है, दोनों एक जैसे हैं, इसमें डिफरेंट थे और इसमें सेम थे, इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा वो आएगा KHI की पावर 2। अब इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HI की सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है, एक ही रिएक्टेंट है लेकिन इसकी पावर क्या है, 2 है, तो n की वैल्यू 2 आने का मतलब है कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गए इतने एग्जांपल्स बहुत हैं, 4 एग्जांपल हो गए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के। अब हम पढ़ेंगे छोटा सा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और जितने भी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है उन सभी की ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है, इसलिए इसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकते हैं, स्यूडो ऑर्डर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सिर्फ डेफिनेशन है आपके यहाँ पे, उसके बाद में उसके 2-3 एग्जांपल्स हैं स्यूडो रिएक्शंस के, वो यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अपना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रहेगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होते क्या है, देखिए इसमें आता कि इससे पहले 2-4 वीडियो से पहले आया था अपना कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जनरली ये होता है कि ऑर्डर तो क्या होती है कि रिएक्शन का जो रेट लो लिखते हैं उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन के रेट लो में लिखी जाती हैं, उनका जो टोटल होगा वो रिएक्शन का ऑर्डर होगा।
और मोलिकुलरिटी यानी अणुसंख्यता के लिए ये लिखा था कि रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो रेड लो में लिखे हो चाहे नहीं लिखे जाए, जितने पार्टिसिपेट करते हैं 2 3 4 5, उन सभी का टोटल है उस रिएक्शन की क्या होगी, मोलिकुलरिटी या अणुसंख्यता होगी। अब जनरली ये होता है कि मोस्ट ऑफ के 90% रिएक्शंस में ये होता है कि वे रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो उसकी मोलिकुलरिटी भी दो है, उसका ऑर्डर भी दो है। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन के दोनों रिएक्टेंट मोलिक्यूल है उसके रिएक्शन के रेट लो में लिखे जाएंगे। रेट लो में दो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है तो ऑर्डर भी दो और अणुसंख्यता भी क्या होगी, तो मान लीजिए एक थर्ड 3 रिएक्टेंट्स मोलिक्यूल है तो उसकी मोलिकुलरिटी भी 3 है, अणुसंख्यता और उसका ऑर्डर भी 3 है। जनरली ये होता है, ऐसा मानते हैं जनरली, और होता भी है 90% केस में कि किसी रिएक्शन की अणुसंख्यता और उसकी कोटि यानी ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों का मान है वो समान होता है। मोलिकुलरिटी 2 है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, मोलिकुलरिटी 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी मोलिकुलरिटी और उनका ऑर्डर अर्थात उन रिएक्शंस की अणुसंख्यता और उनकी कोटि का मान है वो समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। उन रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। जनरली ये जो रिएक्शंस होती हैं जिनमें उनका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी अलग अलग होता है, वे रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो में से एक रिएक्टेंट मोलिक्यूल है वो सोलवेंट का होता है। सोलवेंट का होने से क्या होगा कि सोलवेंट दो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स में से एक सोलवेंट का हो गया, तो एक सोलवेंट का होने का मतलब क्या है कि सोलवेंट जनरली सोलवेंट है वो ज्यादा मात्रा में होता है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। इस कारण से अपन मानते क्या है कि रेड लो में वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिखा जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज करने से रिएक्शन का रेट कम या ज्यादा होता हो। रिएक्शन उसकी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चेंज करने से, चेंज मतलब बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन का रेट यदि चेंज होता है तब तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन के रेट लो में लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। रेट लो में लिखा जाएगा तभी उसको हम रिएक्शन के ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। हम बोलेंगे कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस में जो दो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से एक क्या होता है, एक सॉल्वेंट विलायक का अणु होता है। विलायक चूंकि किसी भी रिएक्शन में ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, इस कारण से उस विलायक की थोड़ी सी कंसंट्रेशन घटा दें या थोड़ी सी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो उस रिएक्शन के रेट पे कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होता ही नहीं है, ना तो बढ़ता है रिएक्शन का रेट ना कम होता है। तो उस एक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो विलायक का अणु है उसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है। इस कारण से हम उस जो सोलवेंट का मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट उसको हम रेट लो में नहीं लिखेंगे, रेट लो में नहीं लिखेंगे तो वो रिएक्शन के ऑर्डर में भी नहीं माना जाएगा। इस कारण से रिएक्शन का ऑर्डर अलग हो गया, उसकी मोलिकुलरिटी अलग होगी। अब इसका एग्जांपल्स पढ़ते हैं, डेफिनेशन आगे समझ में। और जनरली ये जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और उसका जो ऑर्डर है वो अलग अलग आता है, उन सभी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट ही आएगा। इस कारण से कई जगह यहाँ पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी लिखा हुआ आता है, एक ही बात है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या आएगा कि वे रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन का ऑर्डर और रिएक्शन की मोलिकुलरिटी यानी रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान अलग अलग होता है, वे अभिक्रियाएं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये वे रिएक्शंस होते हैं जिसमें से दो में से एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सोलवेंट का होता है, क्योंकि सोलवेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से उसकी कंसंट्रेशन में चेंज करने पे थोड़ा बहुत बढ़ाने घटाने पे रिएक्शन का रेट है वो प्रभावित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। इस कारण से उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट का रेट डिपेंड नहीं करता है। इस कारण से उसे रेट लो में नहीं लिखेंगे, रेट लो में नहीं लिखेंगे, इस कारण से रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी से डिफरेंट हो जाएगा। अब मोलिकुलरिटी में तो ये देखेंगे नहीं कि रेट लो में है या नहीं, मोलिकुलरिटी में तो अणुसंख्या में सिर्फ यही देखना होता है कि रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने टाइप के, चाहे उसके ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता हो नहीं करता हो, अणुसंख्यता पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका एग्जांपल्स करते हैं, डेफिनेशन तो होगी, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल्स में आ जाएगा इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोले एक ही बात है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब देखें एस्टर ये है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर,
ये एस्टर हो गया। इस एस्टर का अपने को हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वो H2O की प्रेजेंस में करवाएंगे। H2O की प्रेजेंस में करवाएंगे तो इससे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में कराते तो इसको जनरली ऐसे लिखें OH नेगेटिव, और ये इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ जाएगा। जनरली इसमें क्या बनता है, एक तो एसिड बनता है एस्टर का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाने से, और उसके साथ में एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एसिड बन गया, और यहाँ पे ये अल्कोहल बोले या फिर तो एथेनॉल है, तो इसको हमने बोल दिया यहाँ पे एथेनॉल। अब देखते हैं इस रिएक्शन का रेट लो जो लिखा गया था वो इस प्रकार से लिखा गया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अपने को क्या देखनी है कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, इस रिएक्शन की अणु संख्यता क्या है। तो अणु संख्यता इसकी 2 है। अणु संख्यता होती क्या है, किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, अणु संख्यता। तो एस्टर का और एक H2O का 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस कारण से इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी या अणु संख्यता होगी 2। अब इस रिएक्शन का रेट लिखा गया था जो कि इस प्रकार से आ गया था CH3 COO C2H5, सिर्फ ये लिखा गया। यहाँ पे रेट लो में H2O की कंसंट्रेशन नहीं लिखी गई, क्योंकि H2O क्या है, यहाँ सोलवेंट के रूप में लिया गया है, और सोलवेंट की मात्रा किसी भी रिएक्शन में ज्यादा होती है। ये सोल्यूट है, सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से इसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज करने से इस रिएक्शन का रेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब रिएक्शन का रेट है वो इस H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है उनको यहाँ पे रेट लो में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, रिएक्शन के रेट लो में जितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके पावर का ऐड। एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक ही इसकी पावर, तो n की वैल्यू 1 आते ही हम क्या कहेंगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसका नाम रहेगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे समझ में, ये लिखना आपको, ठीक है, लिखें। उसके बाद में इसके एक दो एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में देखें नेक्स्ट एग्जांपल्स इसी रिएक्शन का। नेक्स्ट में हम लिखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है स्यूडो रिएक्शन का, और ये याद रखना जनरली स्यूडो रिएक्शन में रिएक्शन का ऑर्डर 1 आएगा, मोलिकुलरिटी 1 2 भी आ सकती, सॉरी 2 तो आएगी नहीं, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, लेकिन ऑर्डर फर्स्ट ही आएगा। और यदि रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट तो और ये जो मोलिकुलरिटी ये भी फर्स्ट हो, उसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मत मान लेना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जब भी बताया ना ऐसा होने पर ही होगा। और रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ऑर्डर सेम आए तो उन रिएक्शंस को स्यूडो रिएक्शन में नहीं रखना है, ठीक है। सेकंड इसका एग्जांपल है स्यूडो रिएक्शंस का इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर यानी शर्करा का प्रतिपन, हिंदी बोलते हैं। जैसे ये है अपना सुक्रोज, इसका यदि हम H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या है, सुक्रोज है, सुक्रोज का वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, एक तो बनती है ग्लूकोज, साथ में क्या बनती है, फ्रक्टोज बनती है, ये बन गया। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज है और यहाँ पे ये क्या है, फ्रक्टोज। अब देखें इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कितने हैं, एक तो सुक्रोज का है, दूसरा किसका है, H2 है। यहाँ भी ये H2 मॉलिक्यूल है वो सोलवेंट के रूप में वर्क है वो कर रहा है। देखिए सुक्रोज और ये H2O है, आगे समझ में। अब इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, एक तो सुक्रोज का है, दूसरा H2O मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन की जो अणु संख्यता होगी, मोलिकुलरिटी, वो कितनी आएगी, 2 आएगी। मोलिकुलरिटी तो क्या होती है, जितने रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनकी संख्या रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है, 2 हो गई। अब इस रिएक्शन का हमें ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर चेक करने के लिए हम इस रिएक्शन का रेट लो लिखते हैं। रेट ला का मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन का रेट है वो कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब है कि जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने से रिएक्शन का रेट चेंज होता है, उन रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे रेट लो में लिखा हुआ है C12H22O11, ये H2O को फिर नहीं लिखा
क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि H2O सॉल्वेंट है, अक्षेस में प्रेजेंट है, इस कारण से इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत चेंज करेंगे तो रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर है, इसका रेट है वो इस H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो इस रेट लो में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर तो जितने रेट लो में रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल लिखे हुए उनकी पावर का सम होता है, पावर इसकी यहाँ पे 1 है, 1 लिखेंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मोलिकुलरिटी और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये एक स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे समझ में ये रहेगा। इसमें स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की 2 एग्जांपल्स हो गए, एक और करते हैं। एक एग्जांपल सिंपल ही है, वही है एस्टर वाला, इसमें एस्टर चेंज है, सिर्फ ये गया हुआ है। बीच वाले में यहाँ C2H5 था, सेम H2O के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COOH प्लस में और CH3OH। मेथनॉल की जगह एथेनॉल की जगह मेथनॉल बन गया, बाकी सेम है। तो इसमें इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी आएगी 2, क्योंकि H2O और ये एस्टर 2 रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, मोलिकुलरिटी आ गई 2। अब इस रिएक्शन का जो रेट लिखा गया था वो इस प्रकार से आया था, रेट इज इक्वल टू K और CH3COOCH3। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया, फर्स्ट आ गया। इसका मतलब फर्स्ट इसलिए है ना क्योंकि इसमें रेट लो में सिर्फ एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट आ गया। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि ये जो रिएक्शन अभी हुई है उस रिएक्शन का ऑर्डर और उस रिएक्शन के मॉलिक्यूल डिफरेंट है, डिफरेंट होने के कारण से ये एक स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन है वो मानी जाती है। 3 एग्जांपल्स होते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है इस वाले यूनिट्स का केमिकल काइनेटिक्स का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।